जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत साहित्य क्लासेस में। मैं हूं प्रांजल यादव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट का पेपर 1, जो कि आपका रिसेंटली अभी 1 मार्च को एग्जाम हुई थी। और पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीत साहित्य क्लासेस आप सभी के लिए एपी के बैचेस लॉन्च कर रहा है और लॉन्च हो भी चुकी है। ऑलरेडी हमारी यहाँ क्लासेस चल रही हैं जो कि रिकॉर्डेड और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और माध्यम भी हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू बैच भी हम लॉन्च करने वाले हैं। जो प्रीवियस चल रही है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट का पेपर 1। और जैसा कि जो हमारे से पुराने जुड़े हुए बच्चे वो जानते हैं कि यहाँ पर जीत साहित्य क्लासेस में दो टीचर्स, दो फैकल्टी आपको पेपर 1 पढ़ाती है। एक में प्रांजल यादव और दूसरे जो सोहेल सर आपको पढ़ाते हैं। मैं पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवाती हूँ, साथ ही जो आपका मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन है वो सोहेल सर कंप्लीट कराते हैं। तो उसी क्रम में आज हम क्लास को भी मतलब जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो उसी क्रम में डिस्कस करेंगे। मैं सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी एंड देन फिर सोहेल सर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, फिर वो आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सो जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं थ्योरेटिकल, वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हो रहे हैं। ये आपका सेट बी है। सो आप क्वेश्चन को अपने सेट के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्लास को शुरू करें। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं किसके, स्टूडेंट के, वो कम्युनिकेशन में कौन सी प्रोसेस में आते हैं, कौन से स्टेज में आते हैं। ठीक है, ये पे लिखा है छात्रों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है। तो छात्रों का जो उसका एक्सप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि मैं एज ए टीचर हूँ, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, तो आपके एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है देखा जाए तो वो आप फीडबैक दे रहे हो मुझे, है ना। तो वो कौन कर रहा है, रिसीवर कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, रिसीवर आएगा। ठीक है, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे दिया आपका मैसेज, सेंडर, चैनल और रिसीवर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी हम प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं कि मैं एज ए टीचर आपको गाइड कर रही हूँ। तो आप अगर मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो, उस चीज को रिसीव करके मुझे फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो आप कौन हो जाओगे, आपका रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर और प्राप्त करता, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि था आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो हमने देखा, ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है, आप यदि हमारे जो क्लास नोट्स के जो क्लास के बच्चे हैं वो नो की बिल्कुल क्लास नोट से उठ के क्वेश्चन आया हुआ है। और इवन पहला वाला भी हमने जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था क्लास में, और ये सारे कीवर्ड सारी चीजें आपको क्लास नोट्स में दिख जाएंगी। ठीक है, साथ ही ये वाले सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, क्रोमेनिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स हमने देखा था कि जहां आपकी कम्युनिकेशन जो डिस्टेंस से मतलब इफेक्ट करती है। फिर हमने देखा था क्रोनेमिक्स में जहाँ पे टाइम की बात होती है। काइनेसिक्स में था कौन सा आपका, ये बॉडी लैंग्वेज वाला। ठीक है, और फिर हैप्टिक्स स्पर्श वाला, जैसे कि आपने हैंडशेक करना, हग करना, ये सब किस में आ जाएगा, किसी को टैप करना के बाद शाबाशी देना, वो सब किस में आ जाएगा, आपका हैप्टिक्स में आ जाएगा। तो वो भी फॉर्म्स होते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पर देखना था क्या आपका, कि आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ऑप्शन था आपका प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, काइनेसिक्स और हैप्टिक्स। यदि हम यहाँ देखें तो निम्नलिखित में से देह भाषा मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भाव भंगिमा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है। तो कौन सा आएगा, इसका गैर मौखिक आएगा, या ऑप्शन नंबर सी जिसको हम बोलते हैं क्या, काइनेसिक्स, इसका आंसर है। क्या है, काइनेसिक्स, या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये तो हमको पता है किसके रिलेटेड है, ये डिस्टेंस के लिए आता है कौन सा आपका, प्रोक्सिमिक्स। क्रोनोमिक्स किसके लिए आता है, टाइम से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति लेट आ रहा है तो हम क्या मानते हैं कि पंक्चुअल नहीं है, तो ये बिना उसके बोले चीजें कम्युनिकेट हो गई ना, उसके टाइम से ना आना। यदि कोई व्यक्ति हर काम को टाइम से कर रहा है तो हम क्या समझ जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल व्यक्ति है, ये अपना बहुत मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो वो किस में आ गया आपका, क्रोनोमिक्स में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्पर्श किया, आप किसी को स्पर्श करके किस तरह से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का इफेक्टिव फॉर्म हो सकता है। देखो, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती थी और आपसे भी सबसे यही रहता है कि हमेशा कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यदि कभी कंफ्यूज हो तो जो सुनने में पढ़ने में सबसे अच्छा लगे मोस्टली वही उसका आंसर होता है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो वही आप चीज फॉलो कर सकते थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
कि निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है? मौखिक संप्रेषण का, जो आप वर्बल बोलते हो उसका। ठीक है, तो क्या कहानी सुनाना, नारेबाजी, ऊंची आवाज का प्रयोग, या स्वागत भाषण, जिसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। ठीक है, यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, स्लोगनिंग और स्टोरी टेलिंग, इनमें से क्या आएगा? ठीक है, किसका इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? तो इफेक्टिव कब होगा यहाँ पर? तो क्या होगा? स्टोरी टेलिंग। जब किसी चीज को आप किसी स्टोरी के माध्यम से किसी व्यक्ति को बताएंगे तो बहुत अच्छे से आपका मैसेज क्या होगा? कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? स्टोरी टेलिंग आएगा। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका स्टोरी टेलिंग है या कहानी सुनाना होता है। ठीक है, बाकी सब वर्बल कम्युनिकेशन है बट इफेक्टिव नहीं होंगी उतनी ज्यादा। ठीक है, देन आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर क्या हुआ आपका? द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जो आपका मैसेज कैसा है? एनकोडेड है। हमने पढ़ा था पहले क्या होता है आपका, एक सेंडर होता है, सेंडर के मन में एक मैसेज आता है, फिर वो मैसेज क्या करता है? वो एनकोड करता है किसी एक पर्टिकुलर भाषा में, और फिर वो मैसेज क्या होता है? वो ट्रांसमिट करता है। तो वो ट्रांसमिट जो कर रहा है, जो भेज रहा है उस मैसेज को, किसको, किसके माध्यम से भेजेगा? वो उस माध्यम से भेजेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका यहाँ पे लिखा है चैनल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आपका चैनल, तो चैनल के माध्यम से ही क्या करता है? वो उसको प्रसारित करता है, यही लिखा है। द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल, या फिर सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? तो चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से समझा रही हूँ कि एक क्या होता है? सेंडर होता है, सेंडर के मन में क्या आएगा? एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को वो किसी भाषा में या किसी संकेत में क्या करेगा? वो उसको एनकोड करेगा और फिर उसको वो ट्रांसमिट करेगा, उसको भेजेगा। तो भेजने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसको हम चैनल बोलते हैं, और इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चैनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर टू मैक्सिमाइज द इन द क्लासरूम डैश, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से टीचर क्या मैक्सिमाइज कर सकता है या शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में मदद कर सकता है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वापिस से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर, यदि जो टीचर है उसके पास कैसी जो वो कम्युनिकेशन करता है वो बहुत इफिशियंट है, बहुत इफेक्टिव करता है वो, टू मैक्सिमाइज द इन द क्लासरूम, तो क्या मैक्सिमाइज करेगा? मैं यदि आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ? मैं आपके लर्निंग आउटकम्स को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, कि मैं जो सिखाना चाह रही हूँ आप वो सीखो। यही होता है कि अगर मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, यदि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हुई और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना। तो सिमिलर वे होता है कि मैं क्या चाहती हूँ, एज अ टीचर क्या चाहता है कि जिस प्रकार, मतलब जैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ उसके माध्यम से आपका लर्निंग आउटकम मैक्सिमम मुझे मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? लर्निंग आउटकम इज द आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन परिणाम। और टीचर यही चाहता है, तो आप कुछ चीजें ना ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि टीचर क्या चाहता होगा, तो टीचर ये चाहता है। ठीक है, द नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर आपके पास क्वेश्चन है, ये मैथ्स है, जो कि हमारे संस्था के बहुत ही अच्छे टीचर सोहेल से डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करिए, पहले अपना सेगमेंट कंप्लीट कर दूं मैं थ्योरी वाला, एंड देयर आफ्टर सोहेल सर आएंगे, फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्रहेंशन जो है वही डिस्कस करेंगे। ये आपका सारा पोर्शन जो है अभी किसका चल रहा है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स से क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का। ठीक है, ये आपका आ गया है फिर से, ये भी आपका उसी का है, रीजनिंग का। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो ये है आपका रिसर्च का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैंपल, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श के बीच का अंतर परिभाषित कर रहा है? हम ऑप्शंस पढ़े। ठीक है, क्या लिखा है? अ सैंपल इज द एंटायर डेटा सेट, क्या ये नहीं है ना? सैंपल एंटायर डेटा सेट कैसे हो सकता है? तो पहला तो गलत होता है। सैंपल क्या, ये समझो, एक पॉपुलेशन है, जैसे कि हम, मुझे करना है अध्ययन किसका? मुझे इंदौर की महिलाओं का अध्ययन करना है, तो वो पूरी मेरी क्या होगी? पॉपुलेशन हो गई। उसमें से मैंने किसी एक मोहल्ले की महिलाओं को चुन लिया, या हर एक मोहल्ले की महिलाओं में से दो दो तीन तीन महिलाओं को मैंने चुन रखा है, तो वो क्या हुआ? मेरा सैंपल हुआ। ठीक है, सैंपल में क्या करते हैं हम, जैसे कि मुझे इस खाने को टेस्ट करना है, तो इतने बड़े खाने में से मैं 2 चम्मच खाने को टेस्ट करना चाहूंगी, इसका मुझे टेस्ट करवाना है कि वो खाना ठीक है, गलत है, कैसा है, तो क्या करूंगी? मैं सैंपल लूंगी थोड़ा सा। ठीक है, तो सैंपल में थोड़ा सा लेते हैं ना इतनी एंटायर पॉपुलेशन में से, तो वो थोड़ा सा क्या होता है? आपका सैंपल होता है। ठीक है, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने वाले हो वो क्या होता है? सैंपल होता है, जो कि आप एक बड़ी पॉपुलेशन में से लेते हो। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? क्या सैंपल इज द एंटायर डेटा सेट? तो ये तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। दूसरा क्या है? पॉपुलेशन इज सेम एज सैंपल, तो क्या दोनों सेम है? क्या पॉपुलेशन और सैंपल सेम है? नहीं, पॉपुलेशन बड़ा होता है और सैंपल उसका छोटा सा भाग है। फिर क्या हुआ? पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल,
तो क्या पॉपुलेशन सबसेट है सैंपल का? नहीं। क्या है आपका? अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन आती है बेटा और फिर अंदर क्या आएगा आपका? सैंपल आएगा। ठीक है, मतलब इतने बड़े में से हमने इतना सा चुना तो ये इसका सबसेट हुआ ना, तो क्या हुआ? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सभी लोग टिक लगाते रहिएगा और फिर जो भी आपका मार्क्स बन रहा है हमें आप कमेंट सेक्शन में शेयर करने वाले हैं कि आपके इतने आ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम कट ऑफ की भी वीडियो लाने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का रह सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सी डेटा को क्लासिफाई करने की विधियां हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां हैं। ठीक है, तो पहला क्या आपका न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल एंड ऑर्डिनल। ये हम देखते हैं स्केल्स है सारी, ये डेटा को कैटेगराइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, देन क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट, बाइनरी, कंटिन्यूअस, ये हम जो हमारे कंप्यूटर्स में इसको मोस्टली पढ़ते हैं। देन आखिरी में आता है आपका क्लास इंटरवल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये क्या होता है आपका? कैटेगरीज होती है किसकी? आपके डेटा की। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, तो आंसर क्या है? क्लास इंटरवल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आपका जो डेटा होता है वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये हमको पता होना चाहिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वे नो कि हमने सारी चीजें नोट्स में इंक्लूड करवाई है ऑलरेडी। ठीक है, देन आगे बढ़े। फिर रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। किसके माध्यम से हम नॉमिनल मेजरमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं? यहाँ पर वही लिखा हुआ कि नामांकित माप को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। तो नॉमिनल क्या होगा? हमने पढ़ा था नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है, रेशो होता है, ये सारे हमने स्केल्स पढ़े थे। ठीक है, तो नॉमिनल हमने क्या देखा था कि नॉमिनल से वह होता है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में नहीं कर सकते, बस कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये महिला और ये पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो ए बी है ना, ओ हो गया, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका? ब्लड ग्रुप्स हो गए। अब हम बोल सकते हैं कि ए अच्छा है बी से, या महिला अच्छी पुरुष से। हम इनको ऑर्डर में नहीं बांट सकते, क्या अच्छा है क्या बुरा हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो कौन सा हुआ आपका? नॉमिनल हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेजरिंग वेट इन केजी। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रेशियो स्केल में आ जाएगा आपका। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर एज ए मेल एंड फीमेल, तो बिल्कुल यही इसका आंसर है। ठीक है, कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। उसके बाद क्या है? मेजर टेम्परेचर इन डिग्री, नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा आपका? इंटरवल स्केल में आ जाएगा। देन मेजरिंग हाइट इन इंचेस, ये फिर से आपका रेशियो स्केल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जहां पर डेटा को सिर्फ हम कैटेगराइज कर सकें, कि बांट सकें अलग अलग तरीके से, है ना, तो वो किस में आ जाएगा? आपको नॉमिनल स्केल में आ जाएगा। ठीक है, लिंग वर्गीकरण और जैसे पुरुष और महिला, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये फिर आपके उसका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये टाइप 1 एरर इंडिकेट्स इन टेस्टिंग, ये आपका आ गया किससे? आपके रिसर्च वाले से क्वेश्चन है। तो टाइप 1, व्हाट डज टाइप 1 एरर इंडिकेट इन टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। जैसे कि हमने कहा था कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने से पहले हम एक परिकल्पना या एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर पूरी रिसर्च के दौरान हमारा उद्देश्य यही रहता है इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। ठीक है, जो हमने एक परिकल्पना बनाई है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है कि हमने जो सोच रखा हो वो गलत हो पर हम उसको सही मान के बैठ गए हो, या फिर जो हमने सोच रखा हो वो सही हो हम उसे गलत मान के बैठ गए हो, ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही क्या है? आपकी एरर्स है। ठीक है, बट ये जो एरर्स होती है वो नल हाइपोथेसिस से, हम नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल मतलब होता है कि ये जो आपने दो वेरिएबल्स के बीच में आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं या उनके बीच का परीक्षण करना चाहते हैं, उनके बीच में यदि कोई संबंध नहीं है तो वो कौन सी हो गया? फिर नल हाइपोथेसिस हो जाती है। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं? यहाँ पर एरर्स निकालते हैं। ठीक है, तो वो हमको देखना है। सो आपको पहले से तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है वो किससे होगा? नल हाइपोथेसिस से संबंधित है। तो पहले ऑप्शन में है आपके नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल है। दूसरे में क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इफेक्ट व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो नहीं लेंगे हम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट व्हेन इट एग्जिस्ट, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो कौन सा सही होगा? या तो ए सही है या फिर डी सही है। ठीक है, शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाने की संभावना जबकि वह सत्य हो। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या है? आपका ए ही है। यही क्या होता है? आपका टाइप 1 एरर होती है। हम दो एरर्स पढ़ते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर कब होती है? जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो जबकि वो क्या होती है? सही होती है।
ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस कैसी है आपकी, सही है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, टाइप 1 एरर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं कह रही हूँ नल हाइपोथेसिस सही है, मतलब क्या कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, पर आप इसको क्या बोल रहे हो, आप गलत स्थापित कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। इट मीन्स क्या कि आप उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हो, ठीक है, यही बात होती है। तो ये क्या हुआ, आपका पहला ऑप्शन होता है आपका सही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा आपका वाईफाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाईफाई किसका एग्जाम्पल होता है। तो अगर जिसने भी थोड़ा बहुत आईसीटी पढ़ा होता है ना, खासकर नेटवर्क, ठीक है, तो वो उसको इतना तो बन ही जाना चाहिए। तो वाईफाई क्या है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। तो यहाँ पे वायरलेस तो है ही सही, ठीक है, और कैसा होता है वो, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या आप एक वाईफाई से पूरी सिटी को कर सकते हो, क्या पूरे वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ी कंट्री लेवल पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना। वाईफाई से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक लोकल एरिया को का नेटवर्क सेट कर सकते हो। लोकल एरिया मतलब क्या, मैक्स टू मैक्स एक घर का, एक कॉलेज के कैंपस का, यही हो सकता है एक ऑफिस का। तो एक लोकल एरिया आप क्रिएट करते हो बाय वाईफाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वायरलेस लेन टेक्नोलॉजी। ये हम किसका आंसर है आपका, इसका है, किसका, वाईफाई का, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। When a file is transferred from a server to a computer, it is called। जब किसी फाइल को हम सर्वर से कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। मानिए आपका सर्वर है यूट्यूब, या आप मानिए आपका सर्वर है गूगल, ठीक है। आपने गूगल से कोई फाइल आप किसको दे रहे हो, आपके कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है, टू अ कंप्यूटर। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी नोट्स की आपको फाइल डाउनलोड करनी है, वो सर्वर है आपका गूगल, ठीक है। तो आपने गूगल से, या आप समझो आपने एमपीपीएससी एक सर्वर है, मतलब एक साइट है, वो एक सर्वर की तरह काम कर रहा है। आपने वहां से क्या किया, आपने जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको आपने उसको लिया, उस फाइल को आपने ट्रांसमिट किया। तो आप वहां से उस फाइल को ट्रांसमिट कर रहे हो इन योर सिस्टम, इन योर कंप्यूटर। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे क्या आएगा, डाउनलोडिंग अ फाइल आएगा, या फिर फाइल डाउनलोड करना। इसका आंसर है जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या, फाइल डाउनलोड करना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम इज। जो विंडो का यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, वो किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूज फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम इज। तो कौन सा होगा वो आपका, टास्क मैनेजर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है कि जो आपके उस समय काम में नहीं आ रहे उनको ऑटोमेटिकली बंद करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। फिर ये रहा आपका कि इन एमएस वर्ड अ टेम्पलेट क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है टेम्पलेट, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या ये होता है। या फिर वॉक्स अ यूजर थ्रू आउट द स्टेप्स नेसेसरी टू कंप्लीट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, नहीं। ग्रुप्स अ सीरीज ऑफ कमांड्स सो दैट दे विल रन एज अ सिंगल कमांड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कौन सा, बी और सी तो आपका बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एमएस वर्ड में एक टेम्पलेट है का किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करना। टेम्पलेट यही तो होता है, हम बोल रहे हैं इसका टेम्पलेट सेंड कर दो, क्या है, तो वो वही तो होता है, क्या होता है, बुनियादी स्ट्रक्चर किसी फाइल को बनाने का, यही होता है। किसी दस्तावेज, किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है कौन, आपका टेम्पलेट। तो ए इज द राइट आंसर, यही है ना यहाँ पर, प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी ये दोनों आपके नहीं आएंगे, तो ऑल द वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता कि एमपीपीएससी ने ऑल द अबव दे रखा है तो हम वही लगा कर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। समटाइम्स हमको थोड़ा सा क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए एंड देन फिर उसका आंसर आप अटेंड कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ वर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट, क्या वर्म रेप्लिकेट करता है, बिल्कुल करता है, इटसेल्फ वी नो। एक होता है हमारा वायरस और एक क्या होता है वर्म, ये दोनों अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। वायरस करता है जब वो एग्जीक्यूट होता है किसी फाइल के द्वारा, और वर्म नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम में आता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू होता है। और इस कारण क्या करता है, ये आपके सिस्टम को स्लो करता है, अपने आप को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि आपके सिस्टम की स्पेस को कम करने लगता है। और इस कारण क्या होता है कि आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम स्लो डाउन होने लगता है, यही हम पढ़े थे वर्म में, ठीक है। तो क्या एक फॉर्म ऑफ मालवेयर है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो ए और बी तो सही है, क्योंकि ये मालवेयर ही तो है। वर्म क्या है, यदि नॉर्मल आपसे पूछे व्हाट इज अ वर्म, तो यू कैन से एक मालवेयर है, ठीक है। क्या करता है, अपने आप को तो रेप्लिकेट करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो बाय नेटवर्क ट्रांसमिट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर क्या है, क्रिएट्स एन इमेज ऑफ इटसेल्फ, अपने आप को ही तो बना रहा है इन अ फाइल
और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द डिस्क, यही काम करता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है किसी फाइल में या किसी लोकेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो यदि आप सी वाले में कंफ्यूज भी होंगे तो हमको इतना तो पता है ए और बी क्या है, आपका सही है ही सी। ठीक है, तो फिर ऑल द अबव भी लगना चाहिए, क्योंकि इसको तो हमको टिक करने कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम इसको भी सही कर दें, इसको भी सही कर दें। ठीक है, तो फिर तो आपका आंसर ऑल द अबव ही है। बाकी ये वाला भी बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अपने आप को क्रिएट ही तो करता होता है क्या आपका वर्म। ठीक है, आगे बढ़े। वर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को दोहराता है। हाँ बिल्कुल दोहराता है, हमने भी पढ़ा है। मालवेयर का एक रूप है, बिल्कुल सही है। और फाइल में या डिस्क पर किसी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है, ये चीजें बिल्कुल सही है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, ये है आपका पीडीई से क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग फ्यूज ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? तो आई थिंक ये जिससे नहीं मतलब बन ही जाना चाहिए हर बच्चे से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे कोई पोल्यूशन निकलता ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, बाकी सब में क्या है, आपको कुछ ना कुछ पोल्यूशन निकलते हैं ही है। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़े इसके बाद, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडी से, मतलब पीडी से बहुत इजी क्वेश्चन आए थे देखा जाए तो। इससे अभी आपका ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द मिलियन डेवलपमेंट गोल, एमडीजी को अचीव करने का टारगेट ईयर क्या है? तो क्या है 2015 है, सभी लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल रटवा दिए थे एमडीजी एसडीजी तो क्लास में सभी बच्चों से 2015 2015। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। एमडीजी आया कब था? 2000 में आया था। ठीक है, 2015 तक उसका टारगेट ईयर था। फिर हमारे पास एसडीजी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में आया। ठीक है, और 2030 क्या है उसका टारगेट ईयर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं एजेंडा 2030 भी कहते हैं। ठीक है, एजेंडा 30 भी कहते हैं। डन, क्लियर? आगे बढ़े, फिर आता है आपके पास एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको आइडेंटिफाई करना है। माना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका था, पीडी के दो क्वेश्चन तो बहुत इजी हमने देखे ऊपर वाले, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी था, बट यदि हम इसको थोड़ा सा अगर दिमाग से खेलते तो कर सकते थे। जैसे कि ये वाला सेलेनाइजेशन, ये तो हमको पता ही है कहाँ होता है आपका, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, ये सबको क्लियर होना चाहिए था जो बच्चा पीडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सी का 3 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में ही हो सकता है। उसके बाद क्या, पोर्जोलाइजेशन और फिर क्या लेटराइजेशन, तो ये कहाँ होना चाहिए आपका, ये हमने पढ़ा था वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, और ये आपका आप यहाँ से देख लो, पोल्स को समझ के चल दो तो कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ए का होना चाहिए 2। ठीक है, ए का 2 कहाँ पर है आपका ए वाले ऑप्शन में, तो ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर भी ए का ए वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देन चीजें हो जाती हैं। समटाइम्स देखो जरूरी नहीं कि बिल्कुल जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं, बट हमको इतनी हम प्रैक्टिस करते चलें कि हमें फिर चीजें बनने लगती है। ठीक है, तो ये था, ये तो हमने बहुत पढ़ रखा था, ये हमने पढ़ रखा था, तो यहाँ इनके भरोसे ये क्वेश्चन बन जाता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थोड़ा सा हट के आ गया था, बाकी तो लगभग ठीक ही था। ठीक है, फिर आगे बढ़े। द साइक्लोन हुडहुड इज द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, मतलब किस स्टेट की कोस्ट को, या उसने जो समुद्र तट था वहां पे उसने हिट किया था, तो कहाँ था वो आपका आंध्र प्रदेश का आंसर होगा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया आपका पीडीई का। ठीक है, आंध्र प्रदेश है इसका आंसर। तो आगे बढ़े हम। ठीक है, ये तो आपको पता, जिस जो करंट अफेयर से अपडेट बच्चे रहते हैं उनको चीजें पता होती है। द साइक्लोन हुडहुड हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, सो आंध्र प्रदेश का आंसर है इसे। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड इज अ पार्ट ऑफ, तो ये तो हमको पढ़ते समझ में आना चाहिए किसका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इसका आंसर है। ठीक है, किसका, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का हमने पढ़ा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच का ये है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या मध्य में रहती हैं। ठीक है, इसमें चाइना इंक्लूडेड नहीं है, हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। ठीक है, which of the following act was passed in 1904 based on the report of the Rayleigh Commission। ठीक है, देखो अब यदि किसी बच्चे को नहीं पता था ना इसका आंसर, तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से हो, हायर एजुकेशन से हो। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा। ठीक है, समटाइम्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद ही हो, हमारे नोट्स पे सारी चीजें हैं। ठीक है, बट इनके सबको नहीं याद है, हम भूल गए, तो हम क्या करें, थोड़ा दिमाग से खेलने के, यार हायर एजुकेशन क्वेश्चन है, मे भी उससे संबंधित हो। देखो
या तो गलत जाने वाला है प्रश्न, या हम थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो सही भी हो सकता है। तो समटाइम्स हम क्या करें, अपना दिमाग को लगाएं, कभी कभी चीजें सही हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड इन 1904 बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द रेले कमीशन। तो कौन सी आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट उसमें आया था। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो कौन है इसके आंसर, इसका आंसर है आपका ये शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, सी वॉज इज द आंसर। ठीक है, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ इसका आंसर है। किसका, निम्नलिखित में से किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो वैदिक गणित के खोजकर्ता कौन है आपके, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर, कब होना चाहिए। तो आई थिंक ये तो हर बच्चे को पता होता है, कब, इन 1973। ठीक है, 1973 में इसका हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो 1973 में हुआ था। और इस क्वेश्चन को पूछने का एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि जो एमपी है उसमें टाइगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं हम। ठीक है, इसलिए आगे बढ़े फिर हम, द नेशनल मेडिकल कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट, कब हुई थी इसकी स्थापना, किसकी, नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो ये बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, तो कोई इतना लोड नहीं लेना, 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं, तो हमको उनका लोड लेना भी नहीं। हमारे क्वेश्चन शुड बी 35 प्लस राइट होना चाहिए। फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। यदि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है तो फिर आपको 40 तो हिट करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो फिर हम 35 या अबव 30 हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल पर भी निर्भर करता है। और मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि यदि जिन भी बच्चों को लग रहा है कि आपका सेट क्वालिफाई हो रहा है तो रिजल्ट तक वेट ना करें, काइंडली ज्वाइन द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एपी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एग्जाम्स एज यू नो बार बार नहीं आती, और मे बी इस बार जो है उसके बाद आने में काफी टाइम लग जाए। ठीक है, सो हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें और समय रहते क्लास को ज्वाइन कर लें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गीत साहित्य क्लासेस एपी की बैच हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में चलती हैं, और माध्यम भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रहते हैं। सो जो बच्चे अगर यहाँ पर नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवन रिकॉर्डेड बैचेस भी हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, सो आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, देन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो अभी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो हमको देखना है। तो हम पढ़ें इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इन हायर एजुकेशन। तो ये तो बिल्कुल है या नहीं है, तो ये तो हमारा पहला वाला तो है ही सही, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन 50% बाय 2035। तो हाँ, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल रटा था, ये तो हमने एकदम रट ही लिया था कब तक करना है, किस ईयर तक होगा। ठीक है, तो ये हमने देखी था। और ये तो यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसने चलते फिरते भी यदि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुन रखा है, तो ये तो उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही जाती है। उसके बाद क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कंप्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल, क्या हमने नहीं देखा कि स्कूल एजुकेशन का जो 10+2+3 का फ्रेमवर्क था वो चेंज हुआ है, बहुत सारी करिकुलम में डिफरेंसेस आए हैं, न्यू कुछ सिलेबस में जोड़ी गई है चीजें, तो बिल्कुल करा गया है ये, और नेशनल लेवल पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो स्टैब्लिश, तो ये भी इसका सही आंसर है ही सही। ठीक है, अब बचता है फोर्थ अकेला, तो स्टैब्लिश स्कूल ग्रांट्स कमीशन फॉर अलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रांट्स टू स्कूल इन इंडिया। क्या लिखा है, भारत ने विश्वविद्यालयीन शिक्षा भारत ने विद्यालयीन शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने एवं निगरानी हेतु विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना। तो ये हमने पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, आई थिंक फोर्थ ही होना चाहिए। क्या फोर्थ अकेला ऑप्शन में है, या तो ये है आपका आंसर। ठीक है, कौन सा, डी वाला है ना। ये फोर्थ वाला क्योंकि नहीं था और इसमें नहीं ही पूछा गया है, बाकी तीनों ऑप्शन जो अबव में थे वो इसका आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये थोड़े से क्वेश्चंस बचे, फिर आपसे मैथ्स और रीजनिंग से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। मतलब जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे आपके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो इनमें से कौन से में आपका ओपन इंडिपेंडेंट चीजें होना चाहिए, तो किस में होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लेवल में होना चाहिए। वी ऑल नो, अब जिसने भी यहाँ पर ये करके आया है उपयुक्त तो सभी, तो बेटा बहुत ज्यादा ही आपने क्या ओपनली सोच लिया, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, टीचर का मतलब यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है,
बोध में भी टीचर एज अ गाइड का काम करता ही है, ठीक है। बोध में टीचर की ऑथोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट यहाँ पर रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में हम बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं, किसको? बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर है इसका? सी वाला ही इसका राइट आंसर है, रिफ्लेक्टिव स्तर या बोध स्तर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ओके। सभी लोग अपना क्या बताएंगे यहाँ पर? स्कोर भी बताते जाएंगे कि आपका कितने सही हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन? तो ट्रेडिशनल एजुकेशन या जो परंपरागत शिक्षा है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, टीचर सेंटर, टेक्नोलॉजी बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड? तो ये दोनों तो नहीं आना चाहिए, तब कहाँ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तब कहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर की टीचर सेंटर्ड, उस समय गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। हम इतना भी दिमाग लगा ले हमारा, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है आपका? शिक्षक केंद्रित शिक्षा या टीचर सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर आगे बढ़े, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बस, फिर हम सर आ जाएंगे पढ़ाने आपको। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज और कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड नॉलेज। मतलब नए चीजों को सीखने के लिए बच्चे जो पुराने नॉलेज का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। बिल्कुल हमारे नोट्स में तीनों चीजें और यही वर्ड टू वर्ड छपा हुआ है, ठीक है, कि जब हमारे पुराने नॉलेज की सहायता से हम नए नॉलेज को जानने का प्रयत्न करें उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नए नॉलेज में जिसने कुछ गलती करी, कुछ और नया सीखा उसने, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? अपने पुराने नॉलेज और नए नॉलेज को उसमें जोड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समायोजन, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई तो उसके कारण धीरे 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 जो संतुलन बनेगा, फिर क्या आएगा उसमें? इक्विलिब्रिएशन या संतुलन आएगा, ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या देखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया था। और हमारे क्लास में बच्चे जानते हैं कि जब मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे को ऑलरेडी डॉग के बारे में पता है कि डॉग के 4 पैर होते हैं, उसके पास फर, मतलब जो उसकी स्किन होती है वो फरी फरी होती है, ठीक है। जब भी उसने इन केस में उस बच्चे ने एक बड़ा सा घोड़ा देखा तो वो उसको क्या बोल रहा है मम्मी को जाके? मैम मम्मी बिग डॉग, मतलब बड़ा कुत्ता, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या समझा था कि अपने उससे प्रीवियस नॉलेज को यूज करके नए नॉलेज में अप्लाई किया। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया? तो उसको हमने क्या बोल दिया? एसिमिलेशन, ठीक है। फिर उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि नहीं बेटा ये बड़ा कुत्ता नहीं है, ये घोड़ा है। तो फिर बच्चे ने वो नई चीज सीखी तो वो क्या हो गया? उसका समायोजन या अकोमोडेशन हो गया, ठीक है। अब इस नए नॉलेज और पुराने नॉलेज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर जो संतुलन स्थापित हुआ तो वो क्या हो गया? आपका संतुलन हो गया। ये हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो बच्चे क्लास में आए उनको तो पता ही है और जो ऑनलाइन देखे उनको भी पता ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़े। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन? इवेल्युएशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो पहला क्या है आपका ऑप्शन? कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन। बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम इवेल्युएशन। तो ये सबसे, मैं हमेशा कहती हूँ जो पढ़ने में सबसे अच्छा लगे वही होता है आपका आंसर। तो ये क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका आंसर होना चाहिए कि इवेल्युएशन का सबसे बढ़िया यही है कि बिल्कुल चलता रहे, उसका इवेल्युएशन कभी रुके ना, हम कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते रहें और साथ ही उसका जो एरिया है शुड बी ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट रिप्लेसेस विच एक्ट? तो ये तो यदि हमें जानकारी नहीं है तो भी समझ में आना चाहिए कि ये खुद ही बोल रहा है कौन सा डिसेबिलिटी वाला एक्ट है, तो इसने किससे रिप्लेस किया होगा? ऑलरेडी डिसेबिलिटी वाला एक्ट को रिप्लेस किया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर 46 क्वेश्चन पर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूज द रॉन्ग मेस्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा रॉन्गली मेस्ड है वो हमको देखना है, रिसर्च का क्वेश्चन है आपका। तो पहले क्या बोल रहा है? व्हेन वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम इज अवेलेबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब किसी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो हमने पढ़ा था क्या? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसको हम बोलते हैं। मतलब या तो उसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है या जो है बहुत कम है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी एक्सप्लोरेटरी। तो ये तो आपका सही था, ठीक है। कौन सा? ये आपका सही है। देन आता है कौन सा? व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ स्पेशल सोशल सिचुएशन इवेंट स्ट्रक्चर और सिस्टम। अप्लाइड रिसर्च बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। क्यों है? क्योंकि अप्लाइड में क्या होता है? अप्लाइड में हम जो नॉलेज सर्च करते हैं उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका when there is application of statistical analysis and the measurement to calculate things। तो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है? स्टेटिस्टिकल बोल रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर आपका when there is a detailed study of a social problem or event occurring in the extended period of time,
तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आ चुका है। ठीक है, डी। आपको पता होना चाहिए, जब हमने लास्ट टाइम पेपर डिस्कस किया तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी एक विषय के बारे में लंबे समय तक अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड। ये जब जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चे का 10 से, मुझे देखना है कि 10 से 15 साल के बीच में उसका क्या विकास हुआ है, तो उसको 10 से लेके 15 साल तक मैं उसका अध्ययन करती रहूंगी। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। फिर हमने एक पढ़ी थी क्रॉस सेक्शनल, कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 साल के बच्चों के मस्तिष्क मतलब कितना उसका मेंटल विकास है वो मुझे देखना है, तो उन दोनों बच्चों का मैं एक साथ अध्ययन करूंगी। ठीक है, तो जब डिफरेंट सैंपल्स होते हैं बट टाइम एक होता है तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल। बट वन एक ही सैंपल होता है बट डिफरेंट टाइम्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी सही है, बट ये वाला जो है यहाँ पर कौन सा, बी, ये वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कीप इन माइंड। तो यहाँ पर आपके कौन सा पूछा था कि कौन सा रॉन्गली मेज्ड है, तो रॉन्गली मेज्ड कौन सा है आपका, बी वाला। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि जब आप किसी रिसर्च को करने के बाद उसको अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि किसी ऑफिस में एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे रिसर्च करवाई और फिर आपको जो भी चीजें निकली आपने उसको अप्लाई करवा दिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स्ट द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट हमको देखना है। ठीक है, तो पहला क्या है आपके पास ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास, पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च मींस द स्टडी, हमें कौन सा इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, ओके, पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च मींस द स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो ये पहले ही बोल्ड कर दिया, खत्म। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविज्म का मतलब ही होता है कि वो जो रिसर्च हो रही है वो जैसे नेचुरल साइंस की होती है वैसे होती है। ठीक है, मतलब कैसे होगी, साइंस बेस्ड होगी। तो वहाँ पे रिलीजन का क्या काम, तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, बाकी तो है इट इज ऑफ बिलीव दैट अगस्त कॉम्टे propounded positivism in social research, बिल्कुल सही है। अगस्त कॉम्टे हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम। उसके बाद मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हाईली क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म, तो बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी विचार पद्धतियां प्रत्यक्षवाद की तीव्र आलोचना करती है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्षवाद के बाहर कुछ विचार पद्धतियां विकसित हुई जैसे कि प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, घटना क्रियावाद और लोक पद्धति विज्ञान, तो बिल्कुल सही आंसर से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो आपका इसका आंसर क्या है, पहला वाला है, ये गलत है। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म कैसी होती है, हम साइंस का उपयोग करते हैं, लॉजिक का उपयोग करते हैं, किसमें हम, पॉजिटिविज्म में। ठीक है, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट आर रिलेटेड टू, ये क्या है पता है, आप जितना कोई समझ में नहीं आ रहा तो दिस इज कॉल्ड एमएलए, जिसको एपीए। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। और ये सब क्या थी आपके, रेफरेंसिंग थी, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस राइटिंग, यही कहा था हमने, उद्धरण या संदर्भ लेखन करने के तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, हम रिपोर्ट जैसे हमने कुछ भी लिखी है चीजें, तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे का हम कुछ चीजें कोट करते हैं तो हम कैसे करें, तो रेफरेंस वगैरह हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर क्या, एमएलए और एपीए। देन आगे बढ़े, फिर है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, तो इनमें से कौन से चैलेंजेस होना चाहिए जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तब। तो पहला क्या, चैलेंज ऑफ लैंग्वेज, तो बिल्कुल ये चैलेंज है, क्यों नहीं है, तो ये तो सही हो गया आपका। उसके बाद क्या है, टू आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ मासेस एंड राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, तो ये भी बिल्कुल आता ही है आपके चैलेंज में। ठीक है, चैलेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ, तो बिल्कुल है कि हम सत्य को एक्सप्रेस किस प्रकार से कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वो भी है आपका चैलेंज। उसके बाद क्या है, चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, गलत। ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे आप हाइड कर सकते हो, आपका जब भी जो चीजें हो रही है उसको तो आपको हाइड करना ही नहीं ना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी पहली प्रायोरिटी है जो आपको सभी को अच्छे से आप दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, चैलेंज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है, आप अपने पर्सनल जो आपके विचार होते हैं अपने रिसर्च में नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है, निष्पक्षता। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3 और 5 इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिर सोहेल सर आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, सो आप देखते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे हमें क्या करना है कि रिसर्च की जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें से कौन सी स्टेप्स हमको देखनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर्स में, पहला क्या आपका, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, ये रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या करते हैं हम, रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो 6 पहले आना चाहिए, 6 पहले कहाँ पर है, ओके, 6 ए में और डी में है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 और 7, तो देखते हैं 4 में क्या है आपका, लिटरेचर रिव्यू, और 7th में क्या है आपका, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो बिल्कुल पहले क्या आएगा, लिटरेचर रिव्यू आता है। क्या आएगा, लिटरेचर रिव्यू, हमने पहले रिसर्च की प्रॉब्लम को देखा फिर हम लिटरेचर को रिव्यू किया, तो 6 और 4 आना चाहिए। ठीक है, देन क्या आना चाहिए आपके पास, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया। ठीक है, फिर हमने वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके हमने सैंपल्स को डिटरमाइन करा। देन क्या किया हमने, डेटा को
कलेक्ट किया, फिर डेटा को एनालाइज किया और फिर आखिरी में जाके हमने रिपोर्ट राइटिंग कर दी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये मेरे सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि जीत साहित्य क्लासेस आपके लिए एपी के बैचेस ला चुका है। ऑलरेडी हमारी बैचेस चल रही है और न्यू बैच भी हम एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग रिजल्ट तक वेट ना करें। जिन भी बच्चे के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि हम एपी के एग्जाम में बैठने वाले, हमने सेट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आप बिल्कुल समय को बर्बाद ना करें और टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको क्लासेस देते हैं, साथ ही दोनों मीडियम्स में भी देते हैं। इट मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो अपना टाइम बचाएं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें और समय से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अब मैं सोहेल सर को चला जाइए प्लीज। हाँ मैं कर। वो मैं लास्ट तक में कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसा रहा आप सभी का पेपर? उम्मीद है आपका पेपर बहुत शानदार हुआ होगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कि जो हमने हमारी बैच में पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं। सारे की सारी चीज मैं दिखा सकता हूं आपको यहाँ पर कि जो लेक्चर में हमने पढ़ाया है पूरा बैच हमारा रिकॉर्डेड है। उसके अंदर हर भी चीज बता सकते हैं कि कौन सी चीज हमने पढ़ाई। कुछ भी बाहर नहीं था, बहुत सिंपल पेपर था। मैथ्स के भी अगर प्रश्न देखोगे आप, बहुत सिंपल पेपर आया। ठीक है, करते हैं हम सोल्व। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास मैथ्स का है। बहुत ही बेसिक सा मैथ्स है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग। ये हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि 8 √15 को हमें डिवाइड करना था 2√3 से। अब देखो, वैसे जनरली अगर सिंपल सा देता तो हम बहुत आसानी से इसको डिवाइड कर सकते थे, पर इस टाइप से हमें दे रखा है और हमें डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि सर इसको कैसे डिवाइड करें। चलो, 2 को तो हमने, मतलब 8 को तो 2 से डिवाइड करा तो 4 आ गया, इसको हम कैसे डिवाइड करें। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर कोई चीज लिखी है, जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा है 15, तो देखो 15 को ही तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5√3, 5 × 3, 15 लिख सकता हूं ना। 15 मतलब क्या होता है, 5 × 3। और जब पूरे के ऊपर अंडर रूट होता है तो उनको अलग अलग अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 × अंडर रूट 3, ऐसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ। बस इतना सा ही करना था। अगर इतना कर लेते आपको प्रश्न का आंसर आ जाता है। तो देखो, ये 4 बचा, मैंने 2 से काटा। देखो, अंडर रूट 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 5 × अंडर रूट 3। और नीचे क्या है, अंडर रूट 3। और देखो, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो बचा 4 √5। बात याद रहेगी। बहुत सिंपल सा था, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी। तो एक बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का एक हमारे पास क्या था, प्रश्न था। हो सकता है कभी आपसे कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको पता होती है तो आप सोल्व कर सकते थे। फिर देखो, हमारे पास रीजनिंग का एक प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला पर विचार करना है। आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज हमें दे रखी है, उसको हमें सोल्व करना है। तो देखो, 0, 6, 24, 60, 120x, जब भी इस टाइप से नंबर आया, जब मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको। जनरली हम क्या करते थे, डिफरेंस बेस देखते थे। डिफरेंस बेस से भी इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगा सकते आप। पर फिर भी मैंने बच्चों को ये बताया था, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या चलेगा, स्क्वायर या क्यूब चलेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 0 है तो 0 को मैं, अब देखो 0 से कुछ भी पता नहीं चलता हमें कि क्या होने वाला है, तो हमें 6 देखते हैं, 6 कैसे मैं ला सकता हूं। देखो, इसी 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 का क्यूब -2। देखो, 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, और 8 में से जब 2 में माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 6। ठीक है, यहाँ पे फिट हो रहा है ये। अच्छा, 24 है। अब देखो, 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो 3 का क्यूब -3, क्या ये हो रहा है। तो देखो, 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, और -3 करूंगा देखो 24, मतलब बिल्कुल सही बात है मेरी। और ये प्रश्न मैंने करवाया भी, n³ - n, ये फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे, n³ - n, ऐसा मैंने करवाया था आपको। n² - n, प्लस माइनस भी होता है, +-1 भी होता है, +-2 भी होता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है इस टाइप से। तो देखो, ये जो 0 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब -1। देखो, इस 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर -1, तो भी 0 होगा। इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, जो आगे वाली जो सीरीज है उससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार से जो 60 है, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 का क्यूब -4। देखो, एक सीरीज चल रही है यहाँ पर n³ - n। ठीक है,
ये सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है, ये वाली, बस ये सीरीज आप लगा देते तो आपका आंसर आ जाता। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आएगा, देखो 5 का क्यूब माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6, और 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है, और माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा 210। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था। आप इस क्वेश्चंस को आप डिफरेंस बेस से भी कर सकते थे, 2 बार आपको डिफरेंस बेस लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात याद रहेगी, क्या आंसर आ जाएगा इसका 210। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का है, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रश्न है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और ये हमने करा था। जैसे यहाँ पे बता रखा है, एक किताब 10% लाभ पर 27.50 रुपए में बेची जाती है। हमें ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और हमें प्रॉफिट दे रखा है। वो कह रहा है यदि इस किताब को हम अभी इतना बोल रहा था 27.50 पे बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर उस बुक को मैं अगर 25.75 रुपए में बेचा जाएगा तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना लॉस होगा तो आपको खुद पता होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे 27.50 पे मैं अगर बेच रहा था और बाद में बेच रहा मैं 25.75 में, तो आप मुझे बताओ कम पे जब बेचूंगा तो देखो मेरा आंसर 10 से तो कम ही आएगा ना। आपको सोचिए 2 मिनट के लिए, ये आंसर क्या आ सकता है मेरा, भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि कम पे बेच रहा हूं ना मैं। अब देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के 2 तरीके, या तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो तो कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस हमें दे रखा हो और हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में इसको एक दे रखा हो तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला था कि जो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती थी 100 प्लस एक्स, एक्स का मतलब होता है परसेंट, डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये होता था इसका फॉर्मूला। आप इससे करोगे ना, इसमें यहाँ पे सीपी की वैल्यू रख दोगे आप, देखो 27.50 बराबर। अब देखो एक्स का मतलब होता है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है तो प्लस लगाते हैं, अगर लॉस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। देखो 100 में मैं जब 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 110, और डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस तो मुझे निकालना है, मुझे पता ही नहीं, ये एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये दशमलव निकाल के जीरो लगाऊंगा तो देखो कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई ऊपर से, और एक जीरो से यहाँ कट गई, ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाई 11 बराबर आ जाएगा सीपी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखो 11 से काटूंगा तो 11 क्या आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 11 दूना कितना आ जाएगा 22, कितना बचा 5, और 11 को 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 55 में 5 बार, तो कितना आ जाएगा मेरी कॉस्ट प्राइस 25। तो वो ये कहना चाहता है कि जो वस्तु मैंने जो खरीदी थी वो कितनी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 रुपए। तो 25 रुपए में खरीद रहा था, 27 में जब मैं बेच रहा था तो 10% का लाभ हो रहा था। अगर मैं इसको इतने में बेचूं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 25.75 रुपए। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीधी सी बात है। तो देखो 25.75 में से मैं जो 25 घटाऊंगा तो देखो बचेगा मेरा 0.75, तो यही मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, 0.75 रुपए का मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का मुझे अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता था कि परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जो परसेंटेज जब निकालते हैं तो ऊपर आएगा कितना आपको प्रॉफिट हुआ, नीचे आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और इंटू क्या आ जाएगा 100, बस इसमें फॉर्मूला लगा दो आप। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 75 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 25 और इंटू 100। ठीक है, बात याद रहेगी। देखो ये जब आप इसको पॉइंट्स हटाओगे तो नीचे देखो 1 आएगा, और कितनी डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगी। देखो 100 से 100 कट गया। अब देखो 25 से मैं 75 काट दूंगा, कितनी बार चला जाए 3 बार, तो मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा 3%। ये एक बेसिक फॉर्मूला था आपका जिससे आप कर सकते थे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जब आपको पता है जो प्रॉफिट मेरा है वो है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि जो नीचे जो दे रखा है ना, इसका मतलब होता है ये कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर जो है वो मेरा प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसके अंदर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखो 10 में जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 11। अब देखो 11 की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 27.50 दे रखी ना। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी 27.50। अब देखो मैं एक की वैल्यू निकाल लूंगा, तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं इधर से डिवाइड कर दूंगा, ये क्या है मेरी सेलिंग प्राइस।
ठीक है। अब मुझे तो कितनी की वैल्यू निकालना है, 25.75 की। तो देखो 25.75 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 27.50 और देखो ऊपर कितने का इंटू हो जाएगा, 25.50। इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 3%। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बात याद रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। बहुत सिंपल सा प्रश्न आया मैथ्स के, बहुत हार्ड नहीं आया। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, ये मैंने पढ़ाया था आपको जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है टाइम एंड डिस्टेंस का। पहले तो आप प्रश्न की भाषा को समझिए कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो लड़के हैं ए और बी, एक ही समय, ये बात आपको याद रखना, एक ही समय पे चल रहे हो, समय पर दिल्ली से मेरठ की यात्रा पर निकलते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली मान लो ए, मान लिया मैंने ये दिल्ली है, और मान लो मेरठ को मैंने मान लिया बी। दो व्यक्ति है ए और बी, एक ही समय पे चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये दिल्ली है और ये क्या है मेरी मेरठ, ये है मेरठ। ए और बी साथ में चल रहे हैं, ये ए है और ये क्या है बी, दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने हमें, 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है उसने। चलो ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है कि ए जो है बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। परसेंट नहीं बोल रहा है, कम चल रहा है। तो ए जो है वो बी से कितने किलोमीटर धीरे चल रहा है, 4। बात समझना कि ए जो है बी से कितने किलोमीटर धीरे चल रहा है, 4 किलोमीटर। तो ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हो आप, बी की वैल्यू कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, या ए की वैल्यू एक्स मान लो, जो अच्छा लगे वो मान सकते हो आप, कोई दिक्कत। कुछ भी नहीं मानना हो तो ऐसे सीधा सिंपल चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, चलो इतना हो गया। फिर अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बी मेरठ पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है। अब देखो दोनों चले होंगे तो सीधी सी बात है, ए की स्पीड कम है, देखो ए की स्पीड कम है ना बी से, और बी की स्पीड ज्यादा है। तो दोनों जब चलेंगे तो सीधी सी बात है बी पहले पहुंच जाएगा मेरठ। और देखो वो ये बोला कि तुरंत वापस आया, वो दिल्ली की तरफ आया। तो देखो ए कहीं पे जा रहा था, बी आया। वो ये कहना चाह रहा है अब आपको कि ए कहीं पे पहुंचा होगा, ये यहां पे पहुंचा होगा, और बी वापस घूम के यहां आ गया होगा। देखो बी, सीधी सी बात है, बी तेज स्पीड से चल रहा है तो घूम के आ गया। वो ये कहना चाह रहा है कि वापस लौटता है जो 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है। 12 किलोमीटर दूर, वो 12 किलोमीटर यहां से कहना चाह रहा है। बस ये भाषा समझना है आपको कि मेरठ गया और मेरठ से तुरंत आया, कितने किलोमीटर दूर मिल रहा है वो, ये 12 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, 12। तो मुझे बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस तय करी। तो देखो 60 में से मैं 12 घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर। ए ने कितनी डिस्टेंस तय करी, 48 किलोमीटर। अच्छा बी ने कितनी डिस्टेंस तय करी होगी। तो देखो बी कहां तक गया, पहले मेरठ गया, तो मेरठ में कितने किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर और चला। तो बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, देखो 72 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। ये मैंने डिस्टेंस निकाल ली, बस इतना सा ही काम था। अगर आपने इतना इक्वेशन जमा ली, अगर इतना सा कंसेप्ट अगर आपने बिठा लिया तो आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था आपको। आपको पता है जो स्पीड होती है हमारी, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर टाइम सेम है, तो देखो टी को मैं इधर लाऊंगा तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो टी जो है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टी, अब देखो दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए मतलब दोनों का समय सेम है। तो टी ए बराबर टी बी, ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि बोल रखा है कि दोनों एक ही समय पे चले तो सेम समय सेम है। अब समय का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी। अब देखो ए का ले रहा हूं तो ए ने कितनी डिस्टेंस तय करी, 48। और ए की स्पीड कितनी है, तो देखो मुझे ए की स्पीड, देखो यहाँ पे देखो ए की स्पीड कितनी, b-4, ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया। अब देखो एक और चीज कर सकते हो आप, एक और चीज कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बोल रखा है कि ए की स्पीड निकालना है। तो ए की स्पीड निकालना है तो हम ए को ऐसे रखेंगे, बी को ए के फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। अगर यहाँ पे मैं ए की स्पीड रख देता b-4, तो बी की स्पीड निकल के आती, फिर बी की स्पीड में से क्या करता, 4 को घटाता, तब जाके ए की स्पीड निकलती। आप कर सकते हो थोड़ा टेक्निकली। आप देखो बी ने टोटल कितनी डिस्टेंस तय करी, देखो 72। और बी की स्पीड कितनी है, तो देखो बी की स्पीड में अगर निकालूंगा तो बी की स्पीड बी नहीं मानूंगा, बी की स्पीड देखो यहां से देखना आपको। तो बी की स्पीड किसी, तो देखो इस 4 को मैं इधर ले आऊं तो a+4, ये रख सकता हूं मैं a+4। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको 48 और 72 को आप काटो, आपको जैसे काटना हो, 12 से भी काट सकते हो, 4 से काटो, जैसे काटो। जैसे 24 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये जाएगा 3 बार, ये आ गया। अब देखो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो देखो इसका इंटर इंटू करूंगा, 2 में किसका इंटू करूंगा मैं,
a प्लस 4 का, और 3 में किसका इंटू कर दूंगा, a का, तो ये आ जाएगा 3a। अब देखो इंटू कर लूंगा मैं, तो 2a प्लस कितना आ जाएगा, देखो 8 बराबर 3a। मुझे a की वैल्यू निकालना है, तो इस 2a को मैं इधर ले जाऊंगा, तो देखो 3a में से 2a जाएंगे तो a बचेगा, और 8 बराबर क्या बचेगा, a क्या है, a की स्पीड है, और a की स्पीड क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आ जाएगी स्पीड। ये मैंने आपको बेसिक करके बताया, इसलिए मैं बेसिक करने का बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उनका कहीं ना कहीं मैथ्स बैकग्राउंड में होता है। देखो मैथ्स जिसका बैकग्राउंड होगा वो तुरंत निकालेगा। तुरंत कैसे निकालेगा, देखो मैं बताता हूं आपको तरीका। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो मुझे पता है, मैंने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस क्या है, देखो ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। देखो ए ने कितनी डिस्टेंस तय करी, 48, बी ने कितनी करी, देखो 72, और यहीं से मैं क्या कर लूंगा, इनका समय का अनुपात निकाल लूंगा। ये अनुपात आएगा 2:3, ये डिस्टेंस आ गई। अब देखो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो देखो स्पीड का अनुपात भी यही होता है, जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही स्पीड का अनुपात हो। ये सब हमने पढ़ा था। यहां से डायरेक्ट मैंने क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली। बात समझ आ गई। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो स्पीड में यहाँ पे दे रखा है कि a बराबर क्या होता है, b-4, या जो भी आपको लेना है बस यहाँ पे रख लो, आप आंसर आ जाएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 2x माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। आप ऐसे भी करके देखोगे ना, तो भी आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 8 किलोमीटर पर आवर। चलो, फिर देखो ये रीजनिंग का बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। यहाँ पे देखो राजू का एक कोड दे रखा है, और जुंग का एक कोड दे रखा है, और आपको पूछा है रैंक का। ये सबसे सिंपल टाइप का आपसे कोडिंग का सवाल था। यहाँ पर बहुत सिंपल टाइप का, यहाँ पे जो लेटर दे रखे वो कहीं ना कहीं ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आप आर, तो देखो यहाँ पे आर को क्या कोडिंग कर रखा उसने, 11। ठीक है, फिर देखो ए यहाँ पे ढूंढो कहां पर है, देखो ये रहा ए को क्या कोडिंग कर रखा उसने, 12। ये 12 कर लिया मैंने। फिर देखो एन, एन देखो यहाँ पे ये रहा, देखो एन, एन तीसरे, देखो कौन से नंबर, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 10, ये 10 आ गया। फिर देखो क्या है के, देखो के यहाँ पर, के को क्या आ जाएगा, 9। बहुत ही सिंपल सा था, मुझे ऐसा लगता है कि इससे सिंपल सवाल ही नहीं हो सकता आपका। इतना सिंपल कोडिंग पूछा है, जबकि हमने कोडिंग तो इससे बहुत डिफिकल्ट टाइप की भी कोडिंग पढ़ रखी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, जो हमने यूजीसी नेट की बेच के अंदर पढ़ाया है, एमपी सेट के अंदर जो पढ़ाया है, उससे बाहर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था कि ऐसा लगे कि अरे नहीं ये हम नहीं बना पाए। इतना सिंपल प्रश्न था। देखो इसके अंदर सब कुछ दे रखा, बस पहचान के ही लगाना था, आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, बढ़े आगे। फिर देखो ये रीजनिंग के मैथ्स और रीजनिंग वाले प्रश्न हो गए। अब देखो ये वाले जो प्रश्न है लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न है, थोड़े से आपको टेक्निकल पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे प्रश्न पूछा था आपसे। जब मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी, उसके अंदर दो टाइप की रीजनिंग हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने डिडक्टिव, एक पढ़ी थी हमने इंडक्टिव। ये डिडक्टिव टाइप का आपसे पूछना चाह रहा है कि एक निगमनात्मक युक्ति वैध है यदि और केवल यदि। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है, देखो यहाँ पे दे रखा है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ एंड ओनली, कब वो वैलिड होता है। और उसकी एक कंडीशन थी, जब भी हमने पढ़ा था डिडक्टिव के अंदर, तो डिडक्टिव जो होता है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो जो डिडक्टिव होता है वो क्या होता है, जनरल से विशिष्ट की तरफ जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसके अंदर हमने पढ़ा था, एक होता है वैध होता है, अवैध होता है। हमने पढ़ा था वैलिड कब होता है, ये वैलिड तभी होता है जब इसके जो प्रीमाइसेस होते हैं, दोनों प्रीमाइसेस क्या हो, ट्रू हो, तभी इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा, वैलिड। ठीक है, यही कहना चाहता था। तो देखो यहां पर यही कहना चाहता है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न, कि आधार वाक्यों की सत्यता निष्कर्ष की सत्यता को आश्वासित करती। आश्वासन जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला, निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता यदि आधार वाक्य सत्य है। ये हमने पढ़ा था कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत अगर उसके प्रीमाइसेस ट्रू है तो उसका कंक्लूजन भी 101% ट्रू होगा। वो यही कहना चाहता है, क्या वैलिड है, यही वैलिड है, बाकी कुछ भी नहीं कह सकता हम इसके बारे में। कुछ भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। जैसे उसके आधार वाक्य सत्य है और उसका निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है। हाँ, अनुसरण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे वैलिडिटी पूछना चाह रहा है ना, कि वैलिड कब होगा वो। ये बात भी सही है, ये बात को कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या पूछना चाह रहा है हमसे, देखो कब वैध होगा, कब वैलिड होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो वैलिड तभी होगा जब क्या होगा, उसके प्रीमाइसेस क्या हो, ट्रू हो। उसके आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बढ़े आगे।
अच्छे प्रश्न थे, लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे प्रश्न थे। अब देखो ये एक प्रश्न था, पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा था 2024 के अंदर और 2025 के अंदर भी प्रश्न पूछा है। और देखो ये जो प्रश्न होता है बहुत ही एडवांस लेवल का प्रश्न है। इसके लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए ये प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है तो हमें ये बनाना होता है वेन डायग्राम, ठीक है, ऐसा होता है। पर अभी आपसे उल्टा पूछना चाह रहा है, वेन डायग्राम दे दिया है आपसे और आपसे पूछना चाह रहा है मूड्स और फिगर बताओ। ये बहुत ही अच्छा टाइप का प्रश्न मैं मानता हूं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, कि एमपीपीएससी ने वाकई में अपना लेवल दिखाया है इसके अंदर। और देखो ये प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि एक्चुअल में इसको पढ़ते कैसे हैं। तो सुनना बात 2 मिनट के लिए। जैसे मान लो जो ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है ना, मैं यहाँ पे ही बता देता हूं आपको, ठीक है। जो ए टाइप का स्टेटमेंट होता है, तो देखो ए टाइप का स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब सिंपल सा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि ऑल एस आर पी या ऑल एस इज पी, ये हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखो इसी को हम बोल रहे थे ए टाइप का स्टेटमेंट। कौन से टाइप का स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ए टाइप का, ठीक है। इसी से तो मूड्स और फिगर निकालते हैं हम। फिर देखो एक और होता है नो एस आर पी, इसको क्या बोलते हैं हम, ई टाइप का स्टेटमेंट। फिर होता है सम एस आर पी, इसको बोलते हैं हम आई टाइप का स्टेटमेंट। और फिर एक और बोलते हैं सम एस आर नोट पी, इसको बोलते थे हम ओ टाइप का, ए ई आई और ओ। ये आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि किसको हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखो हमारे इसमें आपको पता होना चाहिए, जब भी हम मूड्स निकालते हैं तो मूड्स के अंदर क्या होता है, जो अवस्था निकालते हैं उसके अंदर सबसे पहले आते हैं मेजर प्रीमाइसेस। क्या आता है, मेजर प्रीमाइसेस, ठीक है, प्रीमाइसेस। फिर इसके बाद जो लिखते हैं वो लिखते हैं माइनर, माइनर प्रीमाइसेस, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते थे कंक्लूजन, कि कंक्लूजन के अंदर क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जमाते थे, इसको हम मूड से बोलते थे। ये आगे बेसिक सा मूड से निकालना। फिर एक और कंसेप्ट होता था कि फिगर निकालना है, तो फिगर के लिए 4 टाइप के फिगर्स होते हैं। यदि मान लो मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म इस टाइप से हो, इस टाइप से मिडिल टर्म्स हो, देखो इस टाइप से, तो इसको बोलते थे हम फर्स्ट टाइप का फिगर, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर ये एम पीछे आ जाए, जैसे ऐसा बन जाइए पी एम और एस एम, जब मिडिल टर्म पीछे हो, यहां पर हो, इसी को बोलते थे हम सेकेंड टाइप का फिगर। फिर देखो ये इस टाइप से हो जाए, आगे आ जाए, जैसे यहां पे एम हो और यहां पर भी एम हो, इस टाइप से आ जाए, तो इसको हम बोलते थे थर्ड टाइप का फिगर। और एक होता था पी एम एम एस, इस टाइप से हो, इसको बोलते थे हम फोर्थ टाइप का फिगर। ये आपको सब पता होगा, उसी के बाद ये प्रश्न सोल्व होगा। मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल का प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न था। इसके अंदर सारे कंसेप्ट आ गए, आपको मूड्स भी आ गया, फिगर्स भी आ गया, वेन डायग्राम भी आ गया। इसीलिए पिछले भी बार भी ये प्रश्न पूछा गया था, एमपी सेट 2024 का प्रश्न था, उसके अंदर भी एक प्रश्न आया था, और इस बार भी ये प्रश्न आया, और भविष्य में जब भी एमपी सेट का कोई पेपर आएगा तो उसमें भी ये प्रश्न आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये बहुत ही अच्छे टाइप के प्रश्न माने जाते हैं। ये आपको पता चल गया, अगर ये पता चल गया ही तो आपका काम होगा। अब सुनना बात, मैं इसको हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। अब सुनना बात, अब 2 सेकंड के लिए। ये तो आपको याद रहेगा मूड्स एक्चुअल में होता क्या है। अब सुनना बात, जैसे इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट होता है कि ऑल एस आर पी, जब भी होता है ऑल एस आर पी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एस पी बार इक्वल्स टू जीरो। एक बात और याद करना, जो यूनिवर्सल होता है उसको इक्वल्स टू हम जीरो लेते हैं, और जो पर्टिकुलर होता है उसके लिए नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा है नो एस आर पी, नो एस आर पी को हम ऐसा लिखते हैं एस पी बराबर जीरो। फिर यहाँ पे लिखा है सम एस आर पी, इसको हम लिखते हैं एस पी नॉट इक्वल टू जीरो, पर्टिकुलर को नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है कि सम एस आर नोट पी, इसको लिखते हैं हम एस पी बार नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, किसके ऊपर बार लगा रहे किसके ऊपर जीरो लगा रहे, बस ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को, कैसे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इससे भी काम नहीं बनेगा, इसके आगे जो इसका मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है वो समझना है आपको। जब भी हम इस टाइप से लिखते हैं ऑल एस आर पी, तो बस आप इतना सा दिमाग लगाना, इसके लिए हम जब लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो देखो ये एस है, ये पी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसको हम सब्जेक्ट को हम माइनर टर्म भी कहते हैं, प्रेडिकेट को हम मेजर टर्म भी कहते हैं, और जो ये जो एम है इसको मिडिल टर्म कहते हैं, ठीक है। सुनना बात, जब यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ऑल एस आर पी, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पी के अंदर से एस हटा दो।
तो देखो P के अंदर से एस हटा दो, इसका मतलब ये हुआ कि ये P है, और जो इसके अलावा जो बचा है, तो देखो इसके अलावा ये बचा है एस वाला हिस्सा, एस वाला पूरा नहीं लेना है, P को हटा के एस वाला। तो देखो एस वाला ऑल बोला है ना, तो ऑल को हम शेडेड कर देते, इस टाइप से कर देते, और जो पर्टिकुलर होता है ना उसको एक्स से डिनोट करते हैं। चलो ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी एस पी नहीं है, तो इसको हम इस टाइप से दिखाते हैं, देखो ये है और इसके बीच में जो होता है ना उसको सेडेड कर देते हैं। यूनिवर्सल को हमेशा सेडेड करते हैं, ये सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को पढ़ पाओगे। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर सम एस आर नोट सम एस आर पी, सम एस आर पी, तो देखो इसको हम सम को जो होता है ना पर्टिकुलर जो होता है उसको क्रोर से दिखाते, कुछ एस क्या है पी है, तो देखो कुछ एस पी है यहीं पे है, देखो इसको एक्स से दिखाते हैं। और जब ये अगला वाला है जो ओ टाइप का है जिसमें लिखा है सम एस आर नोट पी, इसको हम इस टाइप से दिखाते हैं, कोई भी एस कुछ एस पी नहीं है, तो यहां पर एक्स को दिखाते हैं हम। ये आपको पता होगा तभी आप ये प्रश्न कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास होना चाहिए, बाकी ये सब किसी काम का नहीं है। अब सुनना बात, ये अगर आपको पता है तो देखो इसी को पढ़ना है अब हमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और इसके अंदर कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स ये होता है कि सबसे पहले हमें यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को पढ़ना है, ये फिक्स है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर को पढ़ना है। ठीक है, बात याद रहेगी। तो सुनो बात, जैसे ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये P है और ये M है, इन दोनों को मुझे पढ़ना है। ठीक है, यही है ना, देखो इस P में से पूरा M को निकाल दिया, देखो ये पूरा ये पूरा जो P है, इस P के अंदर से मैंने क्या निकाल दिया है, M निकाल दिया है। तो देखो इसको मैं अगर इसमें जमा दूं, इसके अंदर जमा दूं, देखो यहां पर S क्या बन गया, M, और P तो P है ही सही, मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल M आर P, तभी तो लिखा ना P के अंदर से M पूरा निकाल दो, तभी इसको ऐसे ही तो बोलूंगा कि ऑल M आर क्या है या इस क्या है P, यही तो बोल रहा हूं मैं, बात समझ रहे। और एल एम आर पी को मैं क्या बोलता हूं, किस प्रकार का प्रीपोजिशन, ए टाइप का है किस टाइप का है ये, ए टाइप का। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में तो सभी ए दे रखा फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाले में यही मिलेगा हमें, सब्जेक्ट और मिडिल टर्म, तभी तो मिडिल टर्म हटेगी, प्रेडिकेट तो आ गया, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो। अब देखो ये पढ़ना है मुझे, और आप मुझे बताओ कि जो एस और एम है, और एस और एम के बीच का क्षेत्र ये है, और इसके बीच में अगर क्रॉस लगा रहता है तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव। देखो ये रहा देखो, एस और पी के बीच में जब एक्स होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, ये हटा दिया मैंने वैसे, पर यहाँ पे देखो आप, तो देखो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि सम सम एस आर एम, ये मैं बता सकता हूं, ये पढ़ सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। सम एस आर एम है, तभी तो उनके बीच में हम क्रॉस लगाएंगे, बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज आप मुझे बताओ, जब ये इस टाइप का होता है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, आई, ये तो फिक्स हो गया मेरा। तो ए के बाद क्या आएगा, आई, तो देखो ये आंसर हो सकता है मेरा, क्या नहीं। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी आई। अब सुना बात 2 मिनट के लिए, देखो इसके अंदर अगर आप, मैं इस टाइप से अगर इसको बनाना चाहता हूं, तो देखो मिडिल टर्म यहां पर है, देखो ये मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म है, और जब इस टाइप से मिडिल टर्म होती है, ये मेजर प्रीमाइसेस है, ये माइनर प्रीमाइसेस है, और जब इस टाइप से होता है जिसको फिगर फर्स्ट बोलता हूं। और आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे फिगर फर्स्ट कहीं भी दिया ही नहीं है, दिया है का, नहीं दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता हूं कि सम एम आर एस, ऐसे भी तो पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे में पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। और जैसे मैंने ऐसे करा कि सम एम आर एस, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूं आपको, सम एम आर एस, ये भी आई टाइप का स्टेटमेंट है, पर देखो यहां पर मिडिल टर्म देखो यहां पे आ गया, आगे आ गया। और अभी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि जो मिडिल टर्म जब भी यहाँ पर हो आगे होता है, इसको बोलते हैं थर्ड टाइप की आकृति। क्या बोलते हैं हम, थर्ड टाइप का फिगर। अब देखो थर्ड टाइप का फिगर है, देखो ये भी कट गया, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या, थर्ड टाइप का फिगर। अब देखो इससे कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ना, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तो आप मुझे बस इतना सा बता दो, जो कंक्लूजन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव तो ही निकलेगा। दो यूनिवर्सल, दो जब पॉजिटिव स्टेट हमारे पास प्रोपोजिशन होते हैं, जब प्रोपोजिशन हमने पढ़ा था उसके अंदर ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब यूनिवर्सल हो, पर्टिकुलर हो, तो जो कंक्लूजन होता है वो भी पर्टिकुलर ही होता है, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं निकाल सकता। तो देखो पॉजिटिव होगा तो ए के बाद भी ये जो जो इसका कंक्लूजन निकलेगा, जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि सम एस आर पी, ठीक है, ये भी आ जाएगा मेरा आई, तो आई आई तो आ जाएगा, तो देखो ये भी कट गया मेरा, और फिगर कौन सा है, थर्ड। अब देखो मैं एक और बात बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा डाउट है, बहुत सारे
व्यूज मैंने देखे, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, कुछ लोग इसका आंसर क्या बता रहे हैं, AII2 भी बता रहे हैं। अभी हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। आयोग इसका क्या आंसर मानता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम और रिसर्च कर सकते हैं। अगर मान लो कभी डाउट हुआ तो हम कोर्ट के अंदर केस भी लगा सकते हैं इस बात को लेके कि ये भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ज्यादा ऑथेंटिक यही है, क्योंकि मूड्स क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, थर्ड नंबर का होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि क्या है एक्चुअल में। ये मैं बोल रहा हूं, सेट के अंदर ये वाला पेपर आपको वाकई में स्टैंडर्ड लगेगा। इससे एमपीपीएससी का स्टैंडर्ड दिखता है कि हाँ एमपीपीएससी है। ये प्रश्न आपने देखा होगा, वैसे भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ लैंग्वेज रिफर टू दी डायरेक्टिव फंक्शन। जैसे हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, निर्देश कैसे देते हैं, हम किसी को भी आदेश देते हैं ना, उसी को तो निर्देश बोलते हैं। ऐसा स्टेटमेंट पहचानना था। मुझे लगता है कि एक हम अगर सामान्य स्टूडेंट अगर है तो ये प्रश्न आराम से हम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा स्टेटमेंट ढूंढो जिसके अंदर आदेश दिया जा रहा हो। तो देखो यहां पर आपको क्या दिखाया जा रहा है कि खिड़की बंद कर दो, देखो आदेश हो रहा ना। चलो हमें पता चल गया खिड़की बंद कर दो, एक तरफ आया हुआ है, और भी पढ़ लो। कभी कभी क्या होता है हम एक ही ऑप्शन पढ़ते बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते, हो सकता है कि कुछ और नीचे भी और कुछ भी लिखा हो, वो पढ़ना जरूरी। तो पहले इनको गलत करो तभी ये सही होगा। सभी मनुष्य मरणशील है, अच्छी बात है। तो मरणशील है एक टाइप का क्या है, कथन है, निर्देश कहीं पे नहीं लिखा है। ठीक है, फिर लिखो मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रीपोजिशन है। कुछ कुत्ते मिलनसार होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का प्रीपोजिशन है। मिलनसार होते हैं, एक स्टेटमेंट, एक कथन बोल सकते हैं। पर देखो इसी के अंदर खिड़की बंद कर दो, और देखो यहां पर भी आप रीजनिंग लगा सकते थे। वैसे ये प्रश्न आपका शायद कम्युनिकेशन का है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के अंदर ही है। पर देखो लॉजिकल रीजनिंग से भी सही कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, खिड़की बंद कर दो। ये क्या है, हमारा निर्देशात्मक कार्य को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न यहां पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, मतलब 3 होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अनुमान प्रमाण। तो देखो आप एक बात याद रखो, बहुत सिंपल प्रश्न था ये वैसे अगर देखा जाए, पर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस प्रश्न को लेके। मतलब मैं बताऊं, बहुत ही बेसिक टाइप का प्रश्न था। हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले ये लाइन लिखी है, अनुमान प्रमाण, प्रमाण की जो अनुमान होता है उसकी संरचना, प्रकार, ये सब लिखा है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था। अब देखो जो प्रमाण जो होते हैं ना, वो प्रमाण होते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप के प्रमाण होते हैं, 6। सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, परसेप्शन। दूसरा होता है उसको बोलते हैं अनुमान, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्रेंस। ठीक है, इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम शब्द, तीसरे नंबर का, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट, है ना, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर शब्द के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम, उपमान, तुलना करने वाला, कंपैरिजन का। फिर उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं अर्थापत्ति, और सबसे लास्ट में आता है अनुपलब्धि। ये प्रमाण के भारतीय ज्ञान के प्राप्त करेंगे सोर्स। 6 प्रकार के हमने क्या माने थे, प्रमाण माने थे। बात समझ आ गई। अब देखो प्रत्यक्ष अपने आप में प्रमाण है, और देखो यहां पे देखोगे तो प्रत्यक्ष क्या है, अपने आप में एक प्रमाण है। तो ये वैसे ही गलत हो गया। देखो ये तो प्रमाण ही हो गया ना, अनुमान का प्रकार थोड़ी है ये। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। तो बेसिक्स भी अगर आप देख के जाते हैं ना, थोड़ा सा समझ के भी जाते हैं ना, तो इस प्रश्न को कर लेते। चलो आगे देख लो। अब जो अनुमान, जो प्रमाण होता है ना, अनुमान, जब हम किसी चीज का अनुमान निकालते हैं उसके 5 घटक होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा। इसको प्रपोजिशन भी कहते हैं हम, कथन कहते हैं, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के बाद आता है हेतु। हेतु मतलब हेतु का मतलब होता है कारण, किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है, हेतु आ गया। फिर आता है पक्ष, सॉरी उदाहरण, क्या आता है, उदाहरण। फिर एक आता है उपनयन, उपनयन, उपनयन का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। और एक आता है निगमन, इन्फ्रेंस बोलते हैं, कंक्लूजन निकाल। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये था कि पहाड़ के ऊपर क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। तो हम अनुमान लगा रहे थे कि अच्छा पहाड़ के ऊपर धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां पर आग लगी है। ये उदाहरण बहुत फेमस उदाहरण है, और ये हमने करा भी था। इससे लगा सकते थे कि पहाड़ के ऊपर क्या निकल रहा है, धुआं। तो पहाड़ पे हम क्या बोल रहे थे कि वहां पर आग लगी है। तो आग लगी है क्या है, प्रतिज्ञा। कारण क्या है उसका, क्योंकि वहां पे क्या निकल रहा है, धुआं। अब उदाहरण क्या है, जैसे पहले के समय में, आज की बात ना करें, एंशियंट टाइम के अंदर जो चूल्हा होता था उसको हम लकड़ी
जला के जलाते थे, चूल्हा जो होता है लकड़ी। अब आपको पता है लकड़ी के अंदर क्या होता है, वाष्प होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, पानी होता है, जब उसको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। ठीक है, तो उदाहरण हो गया हमारे पास रसोई गैस का, रसोई घर का। फिर उपनयन का मतलब क्या है कि अगर धुआं निकल रहा है इसका मतलब वहां पे क्या होगी, धुआं निकल रहा है ना, उपनयन बोलते हैं। और निगमन क्या निकल गया, अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आग लग रही होगी। ये हमने एग्जाम्पल करा था, उस बेसिक एग्जाम्पल से प्रश्न था। देखो बहुत सिंपल प्रश्न मानता हूं मैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मैं बी। इसको वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, परसेप्शन। ये एक प्रकार का अपने आप में क्या है, प्रमाण। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। चलो अगला प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न था ये भी, अगर देखा जाए, अगर आपका क्यों था बहुत सिंपल प्रश्न, मैं अभी बताता हूं आपको क्यों था प्रश्न। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है। देवदत्त जो क्या है, जीवित है, वह क्या नहीं है, घर में नहीं है। उसके घर में ना होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है। तो देखो आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, देवदत्त। तो देवदत्त का क्या एग्जाम्पल देता था कि देवदत्त दिन भर कुछ नहीं खाता है, फिर भी क्या है, वो मोटा है। खा भी नहीं रहा फिर भी मोटा है। जब भी इस प्रकार की हम कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी कोटि की जब भी बात करते हैं, तो वहां पर जो प्रमाण होता है उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं यहां पर हम, पर जो अनुमान लगा रहे हैं वो किसके कारण लगा रहे हैं, विरोधी कोटि भाषाओं के प्रयोग करके हम अनुमान जब लगाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अर्थापत्ति। अब देखो ये अनुपलब्धि क्यों नहीं है, अगर सिर्फ इतना होता है देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, सिर्फ इतना होता, सिर्फ यहां तक होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर अनुपलब्धि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है अनुपलब्धि। सिर्फ इतना होता, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, इतना होता तो हम सिर्फ क्या मान लेते हैं, अनुपलब्धि है। पर इसके आगे भी तो बोल रहा है कि घर में नहीं है तो कहीं बाहर है वो। जब भी इस प्रकार की बात हो, तो जैसे मैंने बोला था ना आपको कि देवदत्त कुछ भी नहीं खाता फिर भी मोटा है, इसका मतलब ऐसा प्रश्न, ऐसा बताया था मैंने जब क्लास ली थी कि देवदत्त दिन भर कुछ नहीं खाता है फिर भी मोटा है, तो हमने वहां पे क्या अनुमान लगाया था कि वो रात में खाता है। ऐसा जब भी पढ़ा था उसको बोलते थे हम अर्थापत्ति। और एग्जाम्पल की जब भी तुलना करोगे, देखो इंडियन लॉजिक जो है आपको लग सकता है टफ है, पर मेरे अनुसार इंडियन लॉजिक बहुत सिंपल है। क्यों है सिंपल, क्योंकि इंडियन लॉजिक के अंदर जो एग्जाम्पल है वही के वही एग्जाम के अंदर आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखो ये देवदत्त वाला है, थोड़ा सा बदल दिया, क्वेश्चंस का ही आंसर वही है। कितना आसान है देखो, बताओ आप। आपको बाकी रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर नए नए एग्जांपल मिलेंगे, वहां पे आपको और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पर इंडियन लॉजिक आपको कठिन लगती है, पर देखो कठिन नहीं है वो, अगर थोड़ा सा अपने समझ समझ के भी पढ़ लेना तो आपका काम बन जाएगा। और सुनो आप, आज के समय में इंडियन लॉजिक से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि बच्चा वो छोड़ के जाता है, इसलिए पढ़ना है आपको, बात याद रहेगी। अनुमान क्यों नहीं लगा सकते, देखो अनुमान का अलग ही अपना कंसेप्ट होता है। उपमान का मतलब कब होता है, इसकी तुलना करते जब हम किसी चीज की, उसमें उपमान होता है। चलो ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फिर देखो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है कि यहाँ पर आपका क्या है, देखो प्रश्न, प्रश्न ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श के बीच का अंतर परिभाषित करता है। समग्र का मतलब होता है होल, यूनिवर्सल। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। देखो यहाँ पे देख लो आप, व्हाट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड सैंपल। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बोला है और यहाँ पे सैंपल बोला है, जबकि वहां पे बोला है समग्र। ये कभी कभी इस टाइप की दिक्कत होती है जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन जब हिंदी में किया जाता है। पर देखो इसका एक्चुअल में देखा जाए तो ये हिंदी वाला ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छा है इंग्लिश वाले की तुलना में। पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम है, बहुत ज्यादा कोई विरोधाभास की बात नहीं है। अब सुनना एक बात, देखो एक होता है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है, समग्र का मतलब होता है टोटल, जितना भी हम रिसर्च जिस बारे में कर रहे हैं वो पूरा क्या है, हमारा रिसर्च का समग्र डाटा है। तो देखो समग्र पूरा आ गया, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा, उसके अंदर से जब हम कुछ लोगों को लेके स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं सैंपलिंग। मतलब इसी समग्र का, इसी पॉपुलेशन का, इसी समग्र के अंदर से छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ले लिया। जैसे मुझे हमारे भारत के अंदर से गरीबी की मुझे क्या करना है, गणना करना है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, या मुझे ये पता करना है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। तो आप सुनो, बेरोजगारी मुझे पता करना था, हमारे देश की पूरी जनसंख्या कितनी है, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो 140 करोड़ के लगभग है। ठीक है, पर आप खुद बताओ, क्या सभी लोगों से मैं जा जाके पूछ सकता हूँ कि आपकी इनकम कितनी है, क्या आपको रोटी कपड़ा मकान आपके पास है कि नहीं है, ये पूछ सकता हूँ कि जा जाके, मैं नहीं पूछ सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे भारत के अंदर 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस टाइप से मैं क्या करता हूँ, चीजों को सिलेक्ट कर लेता हूं कि हर राज्य को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर भी कुछ क्षेत्रों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे जनजातीय क्षेत्र में अलीराजपुर क्षेत्र का मैंने चयन कर लिया, एक इंदौर क्षेत्र का चयन कर लिया,
पूर्वी क्षेत्र में कुछ जिलों का चयन कर लिया, उन क्षेत्रों के अंदर भी कुछ गांवों का चयन कर लिया मैंने, पूरे देश का मतलब पूरे राज्य के अंदर सब चीज को चेंज नहीं करा, कुछ कुछ क्षेत्रों को चेंज कर लिया, उसी को हम सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम सैंपल। बात समझ में आ गई? और यही कहना चाहता था कि सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपको खुद पता चल रहा है कि जो सैंपल है वो छोटा है, उसी पॉपुलेशन का सबसेट है। तो यही चीज पूछ रहा था। देखो वो बोल रहा था प्रतिदर्श संपूर्ण आंकड़ों का समूह। क्या सभी आंकड़ों का समूह? ये तो समग्र हो गया ना। देखो ये वैसे ही कट गया। आ सैंपल इज द एंटायर डाटा सेट। एंटायर डाटा सेट को तो पॉपुलेशन कहेंगे ना। बात सुने बेसिक। फिर देखो समग्र जो होता है प्रतिदर्श के समान है। जो समग्र होता है वो प्रतिदर्श के समान है। समग्र प्रतिदर्श के समान, ये प्रतिदर्श समग्र के समान है। ये उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे क्या बोला? आ पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल। बस में उल्टा हो गया कि जो पॉपुलेशन है वो सैंपल का सबसेट है। देखो यहां पर देखो, सॉरी बी वाला देखो, आ पॉपुलेशन इज सेम एज अ सैंपल। उल्टा हो गया ना थोड़ा सा। फिर देखो समग्र प्रतिदर्श का एक समूह समग्र प्रतिदर्श का उप समूह नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? जो प्रतिदर्श है वो समग्र का उप समूह है। आ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो डी इज क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ये जो डाटा कलेक्शन हम करते हैं हमारे जो रीजनिंग के अंदर, जो हमने डीआई जो पढ़ा था ना, डीआई डीआई के अंदर जो डाटा होते हैं, अब देखो यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, डीआई से इस टाइप के प्रश्न पूछता है देखो एमपीपीएस। जबकि यूजीसी नेट में आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, पर एमपीपीएस में देखो डीआई के नाम पे कुछ नहीं है। ये डीआई वाले प्रश्न देखो आपके, बात याद रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा था आपका यहाँ पे, डेटा कलेक्शन से लेकर, जो डेटा कलेक्शन की जो मेथड होती है ना उसके अंदर से ये प्रश्न पूछा है आपका। बात याद रहेगा। तो डी इज क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर। ठीक है। बात आ सिंपल इज क्या है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन मतलब होता है पूरा, उसी के अंदर से हम जो छोटा सा लेता है उसी को हम सैंपल बोलते हैं। जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल ये देखो, हमारे शरीर के अंदर खून है, तो अगर आपको पता करना है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, तो क्या आपका सारा खून लेके हम टेस्ट करेंगे क्या कि आपके अंदर कौन सी बीमारी? हम क्या करते हैं, उस ब्लड के अंदर से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। जरा सा देखा होगा ना आपने, वो सैंपल ले ले, उसी से पता कर लेते हैं कि आपको क्या कौन सी बीमारी है। होता ना, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, तो थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेते हैं ना, इसी को सैंपल बोलते हैं। पूरे खून है शरीर के अंदर, उसको थोड़ा सा हिस्सा लिया मैंने 10 ml 20 ml, और उसी से टेस्ट करके पता कर लिया कि आपका ब्लड के अंदर क्या समस्या दिक्कत, उसी को सैंपल कहते हैं। बात याद रहेगी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि है। जब हम हम डाटा लेते हैं तो डाटा को हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का आपसे तरीका पूछ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस टाइप से करते हैं, किस बेस पे करते हैं हम। तो बहुत सारे लोगों को देखो, जनरली आपने ये तो पढ़ा होगा कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टर्शियरी डाटा हमने पढ़ा ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा एक और बात याद करना, क्लासिफिकेशन पूछना चाह रहा है आपसे। क्या पूछना चाह रहा है? क्लासिफिकेशन बताओ। क्लासिफिकेशन जो डाटा होता है उसका क्लासिफिकेशन करता है, उसके डाटा के प्रकार। क्लासिफिकेशन का प्रकार है प्राइमरी डाटा, द्वितीयक डाटा। बात समझ में आ गई? तो क्लासिफिकेशन बड़ा होता है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं डाटा के अंदर। तो देखो दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ए और डी। अब देखो यहाँ पे लिखा संख्यात्मक, श्रेणीबद्ध और क्रमिक, ये प्रकार है उसके, ना कि क्लासिफिकेशन है। ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखो वर्गांतर के अंदर दो आता है, एक आती है हमारी जो सीरीज आती है वो होती है अपवर्जी सीरीज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा अपवर्जी के अंदर, जैसे आपने एक सीरीज पढ़ी होगी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप से पढ़ा होगा, इसको अपवर्जिव कहते हैं हम। एक होती है समावेश, इंक्लूसिव, उसके अंदर लोअर लिमिट और हायर लिमिट को हम शामिल करते हैं। जैसे कि 10 से 19, फिर जैसे यहाँ पे 20 से 29, फिर 30 से 39, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एक इंक्लूसिव। तो ये एक टाइप का प्रकार। फिर जैसे मात्रात्मक, मात्रात्मक का अंदर क्या होता है? मात्राएं हम लेते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये क्या हो गया? मात्रात्मक डाटा। गुणात्मक डाटा भी होता है, किसी की हम गुणों की बात करते हैं, अच्छा बुरा, लिंगानुपात, इस टाइप की जब बातें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? गुणात्मक डाटा। ये डाटा कलेक्ट करने के टाइप है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। बात याद रहेगी, क्लास इंटरवल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, बड़े आगे। फिर देखो आपके जो प्रश्न है, ये आपके प्रश्न किससे रिलेटेड है? ठीक है, दूसरी यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारे 22 तक प्रश्न। यहां पर कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अब देखो इसके बाद हम कंप्रीहेंशन करते हैं। कंप्रीहेंशन बहुत सिंपल कंप्रीहेंशन आया था। देखो आप देखोगे, अगर आप कंप्रीहेंशन अगर आप देखोगे, बहुत सिंपल कंप्रीहेंशन था। अब देखो मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि कंप्रीहेंशन कैसे सोल्व करना चाहिए। कंप्रीहेंशन आपका बहुत सिंपल टाइप का कंप्रीहेंशन था यूजीसी नेट की तुलना में। अगर आप देखोगे तो देखो कंप्रीहेंशन सोल्व करने का
समय अगर आपको बचाना है तो बहुत सिंपल टाइप का, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे मुझे पता है जैसे मैं करता हूं, तो क्या करना है, कंप्रिहेंशन के शुरू की आप 2 लाइन पढ़ लो बस। देखो, उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। तो मुझे एक हिंट मिल गई बस यहाँ से कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, और उच्च शिक्षा से क्या हो रहा है, विकास, मतलब उच्च शिक्षा का योगदान बता रहा है या उच्च शिक्षा का महत्व बता रहा है। एक बात मुझे पता है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, फिर देखो मैं सबसे लास्ट में देख लूंगा, सबसे लास्ट की मैं 2-3 लाइन पढ़ लूं। जैसे सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों को उत्थान कर सके। ठीक है, और भी और है ना, आपको लास्ट की लाइन पढ़ना है बस 2-3। देखो, उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है, और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक सिंपल सा लॉजिक मुझे पता चल गया कि उच्चतर शिक्षा की वो बात कर रहा है, बस मेरे दिमाग में हिंट हो गया ना। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक प्रश्न लेना है। जैसे यहाँ पे बोला है उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे मैं, नहीं है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, क्या उद्देश्य नहीं है उसका, उद्देश्य क्या नहीं है। अब आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आपको पैराग्राफ में जाना है पहले वाले। ठीक है, अब देखो मैं पैराग्राफ में जा रहा हूं, ये रहा मेरा पैराग्राफ, और यहां पे ढूंढना है कि उच्च शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। ऐसा आजकल प्रश्न आता है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखता है, क्या है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है, मतलब एक नई चीज डाल दी उसने, वो सिंपल सा पहचानना। तो देखो यहाँ पे ढूंढो आप, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखो ये यहाँ पे ये 2 लाइन तो मैंने पढ़ ली थी, अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, विकास की बात कर ली है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्र, संविधान की बात करी, और भारत को क्या बताया, एक लोकतंत्र, बहुत ही बेसिक सी चीज है। न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कृतिक और मानवीय राष्ट्र, जहां सभी के लिए क्या है, सभी के लिए क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भाव, मतलब एक टाइप से प्रेमबल की बातें लिख दी यहाँ पे थोड़ी सी आप। ठीक है, भाईचारे का भाव, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास, ये राष्ट्र का क्या गया यहाँ पे, आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थापित करने में भी उच्चतर शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थापित करने में, आजीविकाओं का मतलब होता है रोजगार। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कंप्रिहेंशन के अंदर पर्यायवाची शब्दों का यूज करते हैं, यहाँ पर दे रखा है आजीविका, हो सकता है आपके आपके जो क्वेश्चन है वहां पे ऑप्शंस के अंदर कुछ और दे दे, आजीविका के अंदर जगह और रोजगार दे दे। ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि अब हम बड़े बन गए, बचपन में भी हम ये कंप्रिहेंशन करते थे, पर वहां पे सेम सेम चीज ही बताई जाती थी। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अब कैसे हो रहा है, भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बढ़ता है, वैसे वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। सीधी सी बात है। फिर देखिए, देखो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, तो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा बहुत जरूरी है। उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा, रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। जो गुणात्मक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति है उसके अंदर चिंतनशीलता का विकास हो, ये उसने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ लो आप, चलो। ठीक है, अब देखो, अब तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा उल्टा ही हो गया है, मतलब पूरा कंप्रेशन पढ़ लिया जब तक उद्देश्य नहीं आए शिक्षा के। अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी, अब देखो ये शिक्षा का उद्देश्य आ गया, देखो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बता रहा हूं, देखो अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए, या एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाना, एक या एक से अधिक, ये भी याद रखना है आपको बात। ठीक है, ठीक है, साथ ही क्या बनाना, चरित्र, नैतिक, संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक सेवा की भावना, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, बहुत सारे यहाँ पे बता रखे, मानवीय भाषा, साथ ही व्यवसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। ठीक है, व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक क्या है, व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए, जो प्री स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक की बात कर रहा है, सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा, ये बताया उसने। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य, देखो ये उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों को उत्थान कर सके। सामाजिक स्तर पर क्या उद्देश्य है उसके, ये उद्देश्य। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, अपनी समस्याओं के लिए सशक्त संसाधनों को ढूंढकर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है, और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ठीक है, ये पढ़ लिया मैंने, समझ लिया। आज देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे मैंने पूरा कंप्रिहेंशन पढ़ा,
उसमें देखो ऑप्शन देखो आप, क्या कहीं पर भी मैंने आपदा प्रबंधन शब्द सुना? क्या नहीं सुना ना। और यही तो पूछ रहा है उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, क्या आपदा प्रबंधन सुना है? देखो उद्देश्य तो अगर जैसे जनरली देखोगे तो सब उद्देश्य होते हैं, पर कंप्रेhension के अनुसार हमें उत्तर देना है, उसके अंदर जो लिखा उसके अनुसार। तो क्या आपदा प्रबंधन उद्देश्य है? क्या मेरा नहीं है। ठीक है, चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण करना, बिल्कुल करना है, यही तो बात बोली जा रहा है जब से उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य यही तो है, ये है। चलो ये उत्तर सही है। फिर देखो बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना, ये भी बात है। और समाज कल्याण करना, ये भी उद्देश्य है। समाज का कल्याण ही तो कर रहे हैं हम, विकास करेंगे, सब चीज करेंगे। तो हमसे यही पूछा था ना कि क्या उद्देश्य नहीं है, तो यही तो उद्देश्य नहीं है, तो आपदा प्रबंधन करना ये उद्देश्य नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा ए। फिर देखो दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, उच्चतर शिक्षा की और युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। उच्चतर शिक्षा की और युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? देखो ऑप्शन पढ़ो आप। तकनीकों का अत्यधिक उपयोग, क्या तकनीकों का बहुत ज्यादा उपयोग करना चाहिए? व्यवहारिक रूप से अगर आप देखो ना तो आपको याद होगा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, व्यापार में उन्नति और संस्था का स्वायत्ता। क्या आपने कहीं पे संस्था का स्वायत्ता पढ़ी है? क्या व्यापार में उन्नति कहीं पे पढ़ा है? क्या बात समझ में आ गई? वैसे ही पढ़ सकते हो। देखो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, ऊपर देखोगे हमने पढ़ा था ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, ये मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहां पर आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये पहचानना है आपको, असत्य है। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछना चाह रहा है वो। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि उच्चतर शिक्षा आर्थिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है। हाँ ये हमने पढ़ा था, स्थायित्व प्रदान करती है, देखोगे आप ऊपर जाके, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सही बात है। फिर देखो संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में की गई, ये बात भी सही है, क्योंकि देखो हमने पूरा प्रेमल ही पढ़ा है, उसके अंदर सब चीज पढ़ा है उसके अंदर, कि भारत के जो नागरिक होगा उनका सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता सब चीज पढ़ी है। फिर देखो यहाँ पे लिखा उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। देखो यहाँ सुनो, है आजीविका प्रदान करना नहीं, जबकि मैंने बोला था ना आजीविका प्रदान करना भी उद्देश्य। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आजीविका प्रदान करना, यही इसका क्या आ जाएगा गलत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो हमसे पूछ रहा क्या आ सकती है, तो सी वाला इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है। अब देखो एक चीज और याद करना है, जब भी आपका बड़ा लंबा चौड़ा सा कोई भी चीज दिखे ना, वही हमारा उत्तर होता है। देखोगे ना सब ऑप्शन में यही लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, और जब भी कॉन्ट्राडिक्शन हो, उल्टी बातें बोला है नहीं है नहीं, बस यही तो अंतर देगा वो। ठीक है, इसीलिए कंप्रिहेंशन में यही ध्यान दिया जाता है कि हम क्या ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के योगदान, वो देखो सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे ना, देखो ये ऑप्शन है हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके, ठीक है, भाईचारे का भाव जगाकर, नैतिकता पर बल देकर, ज्ञान निर्माण और नवाचार पर। अब सुनना बात 2 मिनट, जैसे ये प्रश्न है ना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, देखो आप सबसे लास्ट में देखोगे ना आप कंप्रिहेंशन को, देखो यहीं पे उत्तर लिखा हुआ है उसका। देखो ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है देखो यहाँ पर, ये लिखा है देखो, उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनती है, और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही तो बोला उसने, देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में तो क्या जरूरी है? देखो ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार, तो यही हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चौथे का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ज्ञान निर्माण और नवाचार। बात याद रहेगी, बहुत सिंपल, मैं बोल रहा हूं ना बहुत सिंपल सा कंप्रीहेंशन था ये। फिर देखो एक और यहां पर, देखो एक और प्रश्न है यहां पर कि व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? और मैंने बताया था ना व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए क्या जरूरी है, कि पूर्व विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक की बात करी थी उसने। तो देखो पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा, वहां पे सेट दे रखा था, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा निर्धारित मानकों का समग्र अनुपालन, बौद्धिक जिज्ञासा में वैज्ञानिक स्वभाव का निरंतर विकास, सामाजिक जीवन में अतिशय सक्रियता। देखो सब कहीं ना कहीं आपके कंप्रिहेंशन से मिलते जुलते हैं, पर आपको क्या पढ़ना था कि व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, देखो आप कंप्रिहेंशन के अंदर देखोगे ना आपको ये मिलेगा। देखो मैं बताता हूं आपको, देखो ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ, देखो बहुत सिंपल सा मैंने बोल रहा हूँ, कंप्रिहेंशन बहुत सिंपल। देखो ये रहा, देखो 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है, व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है पूर्व विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का क्या होना चाहिए, एक निर्धारित सेट शामिल होना चाहिए। वहां पे बोल दिया उसने शिक्षा होना चाहिए, बस बिल्कुल सही बात है। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा, पांचों का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो पूर्व विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा होना।
मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन था आपका, पांचों में से पांचों प्रश्न आप सही कर सकते थे। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। जीत साहित्य क्लासेस, यूजीसी नेट और एमपी सेट, जीत साहित्य क्लासेस, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हमारी सेपरेट क्लासेस चलती है। सबसे खास बात हमारी कोचिंग की यही है कि हम आपको बायलिंगुअल, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में पढ़ाते हैं। बायलिंगुअल आपको क्लासेस मिलेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर दोनों मोड हमारे रहेंगे, आप चाहो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ठीक है। बात यह है कि जो हम ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं वही हम ऑनलाइन के अंदर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। पूरा हमारा लाइव क्लासेस बेच है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देते हम आपको, ठीक है, बात याद रहेगी। दूसरी बात, अभी वर्तमान में आपने सुना होगा एमपीपीएससी ने सेट के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्या निकाल रखा है, नोटिफिकेशन। इसके लिए भी हम आपके लिए क्लास चला रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें भी दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, बहुत वही वाली दोनों मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पेपर फर्स्ट। और आपका जो पेपर सेकंड है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर सेकंड के लिए देना चाहते हो, उससे उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जिस साहित्य क्लासेस से कर सकते हो। हमारे पेपर सेकंड में सबसे बेस्ट जो क्वालिटी का कंटेंट मिलता है वो मिलता है इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हमारा जो जिस साहित्य क्लासेस है वो क्या स्पेशलाइज है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इसके अलावा भी आप सोशियोलॉजी, कॉमर्स, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर के लिए हमारी क्लासेस ले सकते हो। दोनों मोड अवेलेबल है आपके लिए, आपको जैसा प्रीफर लगे, जैसा अच्छा लगे। आप ऑनलाइन जाना चाहते हो तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन अगर आप चाहते हो तो ऑफलाइन ले लीजिए। जो ऑफलाइन बेच के अंदर आपको पढ़ाया जाता है वही ऑनलाइन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ दी जाएगी, ताकि आपको कंटेंट के लिए कहीं पे भी भगने की आवश्यकता नहीं है। सबसे खास बात ये है, हम मंडे टू सैटरडे फ्राइडे क्लास लेते हैं और सैटरडे को आपको क्या होता है, टेस्ट होता है। जितना भी पढ़ाया गया है आपका उसका क्या होगा, टेस्ट। इससे आप एक बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मुझसे वो प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे। प्रश्न भी आपके किस बेस पे आएंगे, जो एमपीपीएससी अपनी एग्जाम लेता है। एमपीपीएससी ने जितनी भी एग्जाम ली है वो सब चीज हमारे आदर्श होते हैं, आइडियल्स होते हैं, उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। क्वालिटी अगर आपको चेक करना है, ये एमपी सेट का पेपर आपके सामने रखा हुआ है, हमारी यूजीसी नेट की आप क्लासेस देख लीजिए और बता दीजिए हमें सर ये पढ़ा था और ये नहीं आया। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत सिंपल सा पेपर था। मुझे ऐसा लगता है एमपी सेट बहुत अच्छा इस बार पेपर था। आप मैंने जैसे पढ़ाया उसके अंदर मुझे लॉजिकल रीजनिंग का एक ही जो क्वेश्चन था वो टफ लगा आपको, जो आपको वेन डायग्राम वाला दिया था बस। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन मुझे टफ नहीं लगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।